सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि लंदन में मुकीम है, उनका मामला बड़ा गंभीर अब हो चुका है, क्योंकि जो उनके वीज़े की दरख्वास्त थी उसको पहले मुस्तरद किया गया। अब उन्होंने एक अपील दायर की है और वो अपील जो उन्होंने दायर की है वो बरतानवी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से पहले वो मुस्तरद हुई थी। अब उन्होंने जो है वो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में ये अपील दायर की है। लेकिन सवालात बहुत सारे हैं और सवालात जो मेरे जहन में आए वो कुछ इस तरह से थे कि पहले भी इस तरह की कोई दरख्वास्त दी जा चुकी है क्या, पहले इनको एक्सटेंशन मिली है क्या, इससे पहले कोई तोसी हुई थी, क्योंकि ये 6 माह का वीज़ा था जो कि ख़त्म हुआ और उसके बाद दरख्वास्त दी गई जो कि मुस्तरद हुई। फिर अब एक और अपील दायर की गई है। ये अपील मुस्तरद होगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी? ज़ाहिर ये एक मामला है सवाल तलब। दूसरी बात ये कि जो वीज़ा था उसकी सूरत हाल किस तरह की थी, किस किस्म का वीज़ा था और ये किस वीज़े पर मियाँ साहब जो हैं वो लंदन गए थे, उस वीज़े की मयाद कितनी थी, उसको कितनी बार उसमें मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त दी गई, एक बार या फिर 2 बार। फिर ज़ाहिर मियाँ साहब का खुद सियासी करियर जो है उस हवाले से भी सवालात पैदा हो गए हैं कि उनकी सियासत में जो है अब वो क्या एंट्री दोबारा हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगले इलेक्शन जो होंगे वो मियाँ साहब के बगैर ही होंगे, क्या प्लान क्या है, क्या वहीं मियाँ साहब ने रहना है, या असाइलम के हवाले से भी मुस्लिम लीग नून या मियाँ साहब सोच सकते हैं। इन तमाम तरह सूरत हाल पर हम बात करेंगे। दही भी हमारे साथ मौजूद हैं बरतानिया के पोर्शन अब्दुल मजीद साहब, वो भी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ मोहम्मद अमजद साहब हैं जो एक्सपर्ट हैं यूके इमिग्रेशन लॉ के, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें आफ्ताब जहांगीर साहब ज्वाइन करें, MNA हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बहुत शुक्रिया आपका भी। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा अब्दुल मजीद जो कि हमारे रिपोर्टर हैं यूके में, उनसे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल क्या है, ये सूरत हाल बनी कब, उससे पहले दरख्वास्त दी गई थी उसका क्या बना था। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद साहब। ये वीज़ा किस नौयत का था और जो ये 6 माह की मुद्दत थी, क्या उससे पहले भी तौसी की दरख्वास्त दी जा चुकी है, वो कितनी थी, और अब ये जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है उसके बाद जो अपील दायर की गई है, क्या सिनेरियो क्या है, ज़रा बताइएगा डिटेल्स। अच्छा सुमैया, बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो खबर ब्रेक हुई थी ये पाकिस्तान से ब्रेक की गई थी और इसके बाद जो है हमने मरियम औरंगजेब और शरीफ खानदान से भी इसकी बात की तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की थी। अच्छा, मैं आपका सवाल था कि इससे पहले जो दरख्वास्त दी गई थी, इससे पहले क्योंकि मियाँ साहब का पासपोर्ट जो है वो वैलिड था और यहाँ पे आपको पता है कि पिछले तकरीबन 2020 के जो है मार्च से जो है कोविड यहाँ पे स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है यहाँ पे सिनेरियो जो है वो चेंज रहा, तो उसमें लोगों को काफी रिलैक्सेशन दी गई कि जिनके दायरा यहाँ पे जो भी आप विजिट वीजे पर अगर आते हैं तो आपको 180 दिन के बाद जो है यहाँ से एग्जिट होना पड़ता है, चाहे आप एक दिन के लिए हो और आप वापस आ जाए। बिल्कुल सही। लेकिन मियाँ साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ और क्योंकि कोविड की वजह से मियाँ साहब को ही नहीं, तकरीबन सब लोग जो भी यहाँ मौजूद थे उनको ये रिलैक्सेशन होम ऑफिस की तरफ से दी गई थी। सही। अच्छा, अब की ये जो सूरत हाल है कि ये जो मियाँ साहब का जो फैसला अब आया है, ये फैसला कल का नहीं है, ये तकरीबन पिछले कोई 1 हफ्ता 10 दिन पुराना है। लेकिन ये जो है इन्होंने इसको मीडिया से और बाहर आने से हाइड रखा है। लेकिन इत्तेफाक से ये खबर जो है वो पाकिस्तान से ब्रेक हुई थी, जिसके बाद इनको जो है अपना जाहिर है वो देना पड़ा, इसकी क्लियरिफिकेशन करनी पड़ी और उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि जी उनका वीज़ा जो है वो होम ऑफिस ने उनकी जो वीज़ा की जो एक्सटेंशन थी उसको रिजेक्ट किया है और अब उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो फर्स्ट ट्रिब्यूनल में जो है वो अपील दायर कर दी है, क्योंकि इनको अपील का राइट था। तो अब वहाँ से क्या फैसला आता है, यहाँ पे चूंकि जो है कोविड की वजह से जो अदालतें हैं उनमें काफ़ी जो है वो केसेस पेंडिंग है, तो तकरीबन 3 से 4 माह इसमें लगते हैं इसका जवाब आने में और नेक्स्ट हियरिंग आने में। उससे इनको जो है वो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 3 से 4 माह का अरसा दरकार है कोविड सिचुएशन पर। लेकिन बात यह है कि मियाँ साहब इलाज की गर्ज से गए थे और क्या बरतानिया की जो हुकूमत है क्या वो ये नहीं समझती है कि मियाँ साहब जो हैं बीमार हैं, उनका इलाज होना ज़रूरी है? इसका मतलब है कि यहाँ भी मामला कुछ गड़बड़ लगता है कि अगर आज हुकूमत का अपना एक बयानिया है मियाँ साहब के जो वीज़ा की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किए जाने के हवाले से, क्योंकि अब सवालात
खुद पंजाब की उस मेडिकल टीम पर भी उठते हैं कि जिस पर अभी शहबाज गिल साहब ने कहा कि उनसे भी सवाल होना चाहिए, उनके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये आज की या कल की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसा हो चुका है मियाँ साहब को गए। तो आफ्ताब जहांगीर साहब, क्या पंजाब हुकूमत को इससे पहले तहकीकात नहीं करनी चाहिए थी? बल्कि ये तो केस ही ऐसा था जिसमें वज़ीर आज़म का खुद ये मौक़िफ़ था कि मैंने देखा कि जहाज़ में चलते हुए एक शख्स बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो उनको तो खुद चाहिए था कि वो तहकीकात करते और पता लगाते कि वो कौन लोग थे जिन्होंने रिपोर्ट्स बना के दी बकौल हुकूमत की, कि वो जाली रिपोर्ट्स थी जिनकी बुनियाद पर मियाँ साहब चले गए बरतानिया। बहुत शुक्रिया सुमैया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का। आपने जो बात की बिल्कुल सही है। देखिए, ये तकरीबन पौने 2 साल हो गए हैं मियाँ साहब को पाकिस्तान से गए हुए, और जिस बुनियाद पर वो गए वो ऐसा था कि जैसे लगते थे कि बस अभी गए तो अभी गए। अल्लाह ताला उनकी सेहत में उम्र दराज़ी की दुआ करता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब कोई आदमी किसी बड़ी ज़िम्मेदारी के ऊपर होता है तो उसे कम से कम कौम से सच बोलना चाहिए। लेकिन बाज़ आप उठा के देखें मियाँ साहब की हिस्ट्री कि जब भी वो मुश्किल वक्त आता है वो या तो सऊदी अरब की मदद लेते हैं या फिर किसी और मुल्क की मदद लेते हैं और वो चले जाते हैं, और फिर जब उनके लिए हालात साजगार होते हैं तो वो वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। वो चाहे माफ़ी मांग कर आएँ, चाहे वो कोई NRO के तहत आए, वो किसी तरह भी आए। लेकिन बात आपकी जो है, सवाल आपका ये था कि तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि जिन्होंने वो रिपोर्ट्स बनाई, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं ये पहले भी कहता रहा हूँ, बहुत सारे प्रोग्रामात में मैंने कहा है। आपको पता है सुमैया, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मुझे नहीं आता। अगर इदारे मजबूत नहीं होंगे, अगर इदारे, बात ही यही है आफ्ताब साहब कि आप सीधी और खरी बात करते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि खुद तहरीके इंसाफ का ये बयानिया मजीद मजबूत हो कि जी हम लोगों को वापस लाएंगे, हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। तो बेहतर ये हो कि हुकूमत फौरी तहकीकात करे। पौने 2 साल का अरसा गुजर चुका है, अब देर किस बात की। ब्रेक लेते हैं, आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। हम बात करें मियाँ साहब के बरतानिया जो मामलात हैं उनके रहने के हवाले से, अब वो किस रुख पे जा रहे हैं। और ज़रा ये भी कहते हैं कि अगर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके पास क्योंकि कोई मुस्तनद जो है वो सफरी दस्तावेज़ मौजूद नहीं है, उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, और ये एक्सपायर जो था वो पहले भी हुआ और अब 16 फरवरी 2021 को जो है वो एक्सपायर हो चुका है। उनके पास वज़ीर आज़म की हैसियत से सिफारती पासपोर्ट भी मौजूद था। अब अगर यहाँ से भी उनकी अपील मुस्तरद होती है तो उसके बाद अदालतों को रुजू कर सकते हैं। बरतानिया की अदालतों में भी अगर उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है तो उन्होंने पाकिस्तान जो है वो डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ज़ाहिर इस तमाम सूरत हाल पर जो मुस्लिम लीग नून है उसका अपना एक मौक़िफ़ है, और हुकूमती मौक़िफ़ भी आपके सामने है कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो भागे हुए हैं मुल्क से, उनको वापस आना चाहिए, मुजरिम हैं, अदालतों का सामना करना चाहिए। जिस टीम ने, मेडिकल टीम ने रिपोर्ट्स बना के दी वो सही नहीं थी, वो जाली थी, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। आफ्ताब जहांगीर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे ही जारी रखेंगे। आफ्ताब साहब, ज़ाहिर जो कानूनी ऑप्शंस हैं वो तमाम तर चीज़ें अपनी एक तरफ है, लेकिन ये जो मामला है कि हुकूमत ने क्या करना है। इस पौने 2 साल में हुकूमत ने उस टीम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, पंजाब हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की, वज़ीर आज़म ने बयान से आगे कोई बात नहीं की, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपने तो बिल्कुल ठीक कहा कि एक्शन होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि कोई छोटा मामला नहीं है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की जाने का मामला है बरतानिया, उनको वापस लाने के लिए हुकूमत ने बड़े जतन किए, लेकिन अगर उनको भेजा गलत तरीके से गया तो वो लोग कौन हैं जिन्होंने गलत और जाली रिपोर्ट्स बनाई, उनको सामने लेकर आया क्यों नहीं जाता और कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? अच्छा देखिए सुमैया, बात ये है कि ना तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई आपको मेडिकल ऐसा है कि जहाँ पर टेस्ट हुए, या चीफ मिनिस्टर हाउस या गवर्नर हाउस में, ये इदारे हैं जहाँ पर ये टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स देते हैं और उसकी बुनियाद पर डॉक्टर्स जो है वो फैसला करते हैं कि भाई इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अच्छा, अब उनकी रिपोर्ट्स ऐसी थी कि जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा था कि जी बहुत ही करीब है ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, लिहाजा कोर्ट ने भी और हुकूमत ने भी ये फ़ैसला किया शहबाज शरीफ की गारंटी के ऊपर कि जी जैसे ये तंदुरुस्त होंगे ये वैसे ही वापस आ जाएंगे।
और उस बुनियाद पर उन्हें जाने की इजाज़त दी गई। लेकिन एक्ट क्या हुआ? एक्ट ये हुआ कि जैसे ही वो जहाज़ में बैठे तो वो अंगूर खाना शुरू कर दिया उन्होंने, और बड़ा शाश बशाश थे। तो ये धोखा दिया गया अदालतों को भी। देखिए, अदालत जहाँ सू मोटो एक्शंस लेती है वहाँ उसको अदालत को भी चाहिए था, कहते कि भाई जिन लोगों ने ये रिपोर्ट्स दी हैं उनको भी लिया जाए कि ये रिपोर्ट्स अथेंटिक हैं या भी नहीं। और उस वक्त मीडिया के अंदर बड़े बड़े माहिर जो थे, डॉक्टर शम्सी जैसे, सुल्तान, बहुत बड़े बड़े माहिर पाकिस्तान के, वो सारे बैठ कर ये बता रहे थे कि जी सूरत हाल बड़ी पेचीदा है। तो उनसे जब पूछते हैं तो कहते हैं जी हमने तो मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये राय दे रहे थे हम। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अब लोगों का एतमाद जो है, अदालतों का भी एतमाद अपने इदारों से उठ जाएगा कि वो कोई भी आदमी, जेन्युइन भी आदमी जब जाएगा किसी काम के लिए जो तो लैब्स वो भी हैं, उससे भी वहाँ कंसीडर जाली रिपोर्ट्स बनी। मतलब हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि जाली रिपोर्ट्स बनी, जिस तरह की रिपोर्ट्स आई बड़ी तशवीशनाक थी, प्लेटलेट्स गिर रहे थे, जान को ख़तरा था। उसके बाद सूरत हाल मुख्तलिफ हुई। अब हुकूमती मौक़िफ़ को अगर हम देखें और लैब्स की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये फैसला हुआ, अदालत का फैसला भी उसी पर आया, तो सर ये अजीब सी बात नहीं कि आम आदमी सोचेगा कि लैब्स जो हैं वो जाली रिपोर्ट्स बना के दे देती हैं। और एक इतना बड़ा शख्स, यानी कि कोई छोटा आदमी तो नहीं है, कोई आम आदमी तो नहीं है मियाँ साहब, और उनकी तबीयत इतनी ख़राब है और वो लैब्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ैसला होता है और वो बाहर चले जाते हैं। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिन लैब्स ने ये की है उनमें मुकायदा सज़ा मिलनी चाहिए, और उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने ये करवाया है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं है इस मुल्क के लिए, ये आवाम के लिए अच्छा नहीं है। आवाम ये समझेगी कि अगर कोई पैसे वाला है या बड़े मनसब का आदमी है, उसके लिए तो सब चीज़ें जायज़ हो जाती हैं, उसके लिए रिपोर्टें भी बन जाती हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए, और एक जिसका पास इतना बड़ा मनसब ना हो, कमज़ोर आदमी के लिए, तो फिर सारे कानून आ जाते हैं, फिर सारी सही रिपोर्टें भी आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है। तो ये मुनासिब नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है तो पाकिस्तान को सच्चाई की बुनियाद पर खड़ा करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो आफ्ताब जहांगीर क्यों ना हो। सर, आप मेरा अगर सवाल वो नहीं जब तक समझे। इस मेरा मुल्क को सवाल ये मजबूत था करना चाहता है, कि इसके ये जमहूरी कैसे हो निज़ाम को सकता है? मजबूत कर। सर, मेरा सवाल आप समझे नहीं। मेरा सवाल मैं ये बिल्कुल था समझ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कि उनको कैसे वाकई हो सकता सज़ा है? मिलनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। मैं ये पूछना चाह रही थी कि किस तरीके से ऐसा हो सकता है, ये हुकूमत को इतना शक क्यों है इस बात पर कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक है और वो बीमार नहीं है? अच्छा, देखिए, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, या वज़ीर आला साहब, या कोई गवर्नर साहब, या कोई अदालत में बैठे हुए जज साहबान, वो ना डॉक्टर हैं, ना उनको ये पता होता है। वो तो अपनी जो टीम होती है उसके ऊपर रिलाई करते हैं। चलें। जो टीम थी, मैंने आपको एक समैया पिछले दिनों पार्लियामेंट में एक तकरीर की थी, और मैंने उसमें ये कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़े क्लियर अल्फाजों में कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो सिस्टम है, ये आपका नहीं है, आपका लगाया हुआ नहीं है, ये जिनका लगाया हुआ है। ये मियाँ साहब ठीक है, बिल्कुल उनको कोई बीमारी नहीं है। पॉइंट टेकन। राजा आमिर साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं और एक्स प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजा आमिर साहब। बहुत सारे कानूनी मामलात हैं, कानूनी चीज़ें हैं, कानूनी पहलू हैं। ज़रा आप उस पर रोशनी डालिएगा कि अगर एक दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है कि वीज़ा एक्सटेंशन की, और उसके बाद ये इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की जाती है, अगर वहाँ से भी अपील मुस्तरद होती है तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी मियाँ साहब के लिए? देखिए, मियाँ साहब की जो वीजा की रिक्वेस्ट थी वो डिनाइल के बाद उनको अपील का हक है, वो अपना अपील करेंगे। एंड वहां पे शायद वो पाकिस्तान की तरह प्लेटलेट्स की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बन सकती कि उसको वो सामने रख के इनको वीजा एक्सटेंड कर दें। दे वुड रिक्वायर सम सॉलिड एविडेंस कि अगर तो आप मेडिकल ग्राउंड्स पे वीजा लेना चाहते हैं तो आपको बताना होगा कि जी कौन सी आपको बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज आपके अपने मुल्क में मुयस्सर नहीं है और आप यहाँ पे करें। नंबर 2 कि जनाब आपका जो लीगल स्टेटस है अपने मुल्क में वो क्या है, क्या आप फ्यूजिटिव ऑफ लॉ हैं, क्या आप वहाँ कानून के भगोड़े हैं, क्या वहाँ की हाई कोर्ट ने आपको एब्सकॉन्डर करार दे दिया है। तो ये वो तमाम पहलू हैं कि जो वहाँ की इमिग्रेशन देखेगी कि क्या वजह है, कि क्या ये पॉलिटिकली एक एस्केप ढूंढ रहे हैं कि अपने मुल्क से जो वारंट्स हैं उनसे बचने के लिए वीजा ले रहे हैं। तो लेट्स सी कि अब यूके की गवर्नमेंट इसमें क्या डिसीजन लेती है। ऑल्दो के वहाँ भी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं, वो भी देखते हैं। हमारे के वक्त में कि हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत जोर लगाया था, लेकिन
उन्होंने उसको हवालगी नहीं की थी। तो अब इनको चाहिए कि हमारा जो यूएस का वहां पे हाई कमीशन है, हमारा जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, वो भी वहां जाए और उनके इमिग्रेशन से बात करे कि जी, और उनके होम डिफेंस कि ये बंदा हमारे मुल्क में रिक्वायर्ड है, ये कानून इसको सजा दे चुकी है, 10 साल की मियां साहब को सजा हो गई है, उनकी अपील भी हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। तो ये वो कानूनी चीजें हैं कि जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री को और फॉरेन ऑफिस को परसू करना चाहिए एक्टिवली यूके में। ठीक है, ये तो हुकूमती ऑप्शंस हो गए, हुकूमत क्या कर सकती है। जब मियां साहब की सारे इस मामले में, आमिर साहब जरा ये बताइएगा कि इस तमाम तरह प्रोसेस में क्या मियां साहब असाइलम की दरख्वास्त दे सकते हैं? देखिए, असाइलम तो कोई शख्स दे सकता है वहां पे कि जी हमें पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल असाइलम में उसमें कुछ चीजें कंसिडर की जाती हैं। उसमें ये कंसिडर किया जाता है कि आया इसके खिलाफ केसेस हैं या ये सजा याफ्ता है। अच्छा। एक होता है कि जी हमारे खिलाफ वहाँ केसेस बना दिए गए हैं, लेकिन मियां साहब के खिलाफ तो केसेस बना नहीं, उनको ऑलरेडी 2 अदालतों से सजा हो चुकी है, ट्रायल कोर्ट से भी और जो सी है वो हाई कोर्ट से भी, एपेलेट कोर्ट से भी। और उसके बाद उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल केस नहीं है, उन पे केस है करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस का। वही एवनफील्ड के जो अपार्टमेंट्स कह रहे हैं, वहां की हुकूमत भी उनसे पूछ सकती है, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ ऑर्डर है यूके का, कि जनाब बताइए ये आपके पास जो यहाँ पे इतनी अरबों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये वो चीजें हैं कि अगर ऑनेस्टली और अकॉर्डिंग टू लॉ यूके की गवर्नमेंट चलेगी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको असिस्ट करेगी हमारी, तो मैं समझता हूँ कि उसमें उनको दुश्वारियां जरूर पेश आएंगी अपने वीजा एक्सटेंशन के लिए। अच्छा आमिर साहब, एक चीज़ और कि अगर ये तमाम तर जगहों पर अपीलें मुस्तरद हो जाती हैं, अदालतों में भी जाते हैं, वहां पर भी सुनवाई नहीं होती, तो फिर क्या होगा मियां साहब के साथ? देखिए, फिर बात तो यही है कि मियां साहब के साथ वही हो सकता है जो अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ था कि वो उनकी गवर्नमेंट नहीं दे रही। और अगर मियां साहब समझते हैं कि यूके में वाकई उन्हें प्रॉब्लम होगा, तो उनका पासपोर्ट भी तो एक्सटेंड रहता। अब उनके लिए ट्रैवल करके किसी और मुल्क जाना, अच्छा। ये भी एक मुश्किल काम है कि वो सऊदी अरब, अगर सऊदी अरब जाना चाहें तो उसके लिए उनके पास एक वैलिड वो पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट उनका खत्म हो गया है। सिर्फ अगर वो पाकिस्तान दोबारा आना चाहें तो उनको वन टाइम ये फैसिलिटी जो उनसी है पाकिस्तानी हाई कमीशन से दी जा सकती है कि उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन सर फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि अगर वो जाके टेम्परेरी दस्तावेज ले लेते हैं हाई कमीशन से तो उनको मुल्क आना पड़ेगा, वापस आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। कोई और ऑप्शन है क्या उनके पास? यही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान के ट्रैवल के लिए उनको टेम्परेरी डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली जैसे ही वो उतरेंगे एयरपोर्ट से तो उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नॉन अवेलेबल उनके वारंट्स उनको परफेक्ट क्लियर किया हुआ है। ठीक है। तो वो जैसे ही एयरपोर्ट से उतरेंगे उनको अरेस्ट करके अडियाला जेल पहुंचा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका राजा आमिर अब्बास साहब, आपके कीमती वक्त का। और ज़ाहिर हम ये तमाम तर कानूनी पहलू थे, कानूनी सवालात थे। ज़ाहिर माहिरीन जो हैं अपनी अपनी इस पर राय भी दे रहे हैं। माहिराना उनकी राय है कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है। अब देखना ये है कि जो कानूनी माहिरीन हुकूमत की हैं वो इस पर क्या काम करते हैं, क्योंकि यही एक मौका है जिस पर बरतानवी हाई कमीशन से रब्ता किया जा सकता है या बरतानवी हुकूमत से, और उनको बताया जा सकता है कि ये एक मुजरिम है सज़ा याफ्ता, और उनको वापस लाने के लिए हुकूमत भी इन ऑप्शंस पर गौर कर सकती है। लेकिन मियां साहब जो हैं उनके पास ऑप्शन ज़रा कम हैं, और उन तमाम तरह ऑप्शंस को देखते हुए, क्योंकि मियां साहब का जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो भी एक्सपायर हो चुका है, तो इस तमाम तरह सूरत हाल में उनके लिए आगे मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और हमने इन्हीं सवालात पर कोशिश की थी कि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में आएँ और हम उनसे तमाम तरह सवालात जान सकें कि उनकी जो वीज़ा था उसकी क्या सूरत हाल थी, वीज़ा कब पहले एक्सपायर हुआ, उसके लिए एक्सटेंशन कब ली गई थी पहले इन 2.25 साल में, और अब क्या सूरत हाल है, ख़ुद मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है। लेकिन उन्होंने माजरत कर ली और उन्होंने सवालात का जवाब देने से भी माजरत की। खैर आगे बढ़ते हैं और कुछ कराची की बात करेंगे। कराची जो कि मसाइल का गढ़ है, यहाँ के मसाइल हल करने के लिए खुद वफाक ने भी कई बार मदद की पेशकश की। जब पिछले साल यहाँ पर बारिशों के बायस जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो 1100 अरब के एक पैकेज का भी ऐलान किया गया जिस पर कोई ख़ास काम होता हुआ नज़र नहीं आया।
फिर यहाँ पर जो गैर कानूनी तामीरात हैं वो भी एक मामला है, कचरा उठाना है, नालों की सफाई है, बेतहाशा मसाइल हैं और मसाइल के इस अंबार में जो हल तलाश करना है वो एक मुश्किल काम है। खैर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस ऑप्शन पर गौर किया और एक नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब अब जो हैं वो आ गए हैं। बाकायदा आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिम्मेदारियां उन्होंने संभाल ली हैं और उनका ये कहना है कि यही वसाइल हैं जिनमें पहले खुद MQM पाकिस्तान ये कहती थी कि हमारे लिए काम करना मुश्किल है, इन्हीं वसाइल में मैं काम करके दिखाऊंगा। KMC के हवाले से उन्होंने मीटिंग्स आज बुलाई, इजलास तलब किया और उस पर काम भी कर रहे हैं। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सिंध में है और ख़ास तौर पे MQM पाकिस्तान, उन दोनों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अभी आपने मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। आफ्ताब जहांगीर साहब, तहरीक इंसाफ के या MQM के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन कराची में अगर हम ये कहें कि जी पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया तो वफाक ने भी कोई काम नहीं किया, इससे पहले MQM पाकिस्तान ने भी कोई काम नहीं किया और MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत अरसे से यहाँ पर हैं, फिर खुद बहुत सारे MNAs हैं, आप खुद हैं यहाँ पर। कराची के मसाइल आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आप देख रहे होते हैं ग्रास रूट लेवल पर, लेकिन चीज़ें हल तलब तो हैं लेकिन हल होती नहीं हैं। अब अगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब लग गए हैं तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? क्या आपको लगता है कि वो काम नहीं कर सकेंगे या फिर कोई और मामला है? देखिए सुनिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि जिस भी शख्स को लगाया उसने अपने आप को जो इंडिपेंडेंट रखने के बजाय वो सिंध गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हो गया। इससे पहले लईक साहब थे, है, उनको लगाया गया तो सोचा गया कि जी ये एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करेंगे, लेकिन आप यकीन करें, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि ज़ीरो परफॉर्मेंस। और मेरे पास तो अक्सर लोग आते भी थे मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के लोग, और वो उन्होंने जो वहाँ पे मसाइल खड़े किए। इसी तरह अभी ये मुर्तज़ा वहाब साहब आए, अगर तो ये अपने आप को एक अच्छा सियासतदान साबित करना चाहते हैं, ये कराची के, क्योंकि ये ख़ुद कराची से बिलोंग करते हैं, इनकी वालदा कराची से थी, कराची की आवाज़ रही है हमेशा, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। अगर ये चाहते हैं कि जी इनके ऊपर ये यकीनन पीपल्स पार्टी की छाप है, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान रहे और अभी भी तर्जुमान भी हैं, साथ साथ है वज़ीर आला के मामले खुसूसी भी हैं, उसके साथ उनको एडमिनिस्ट्रेटर का। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि जी मैं आप एक अच्छा है सियासतदान के तौर पे भी पेश कर सकूं और इंडिपेंडेंटली काम करूं, इदारों से काम लूं। देखिए हमारा मसला ये है कि हमारे साथ मसला जो है वो ये कि जो हमें फंड्स मिले तरक्याती, वो तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पुलिस का मसला है, हमारे पास DC का मसला है, हमारे पास इदारों का मसला है, वो हमारे मसाइल हैं जो हमारे साथ हल नहीं हो रहे। वो क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी के पास इख्तियारात हैं 18वीं तरमीम के बाद, तो वो हमारे से ज़्यादा जो है वो आवाज़ सुनते हैं, वो उनके हुक्म मानते हैं, वो पीपल्स पार्टी का मानते हैं। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ, मैंने हमेशा ये कहा है, चाहे वो कोई भी जमात हो, चाहे हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर हो, उन सब को कराची के ऊपर सियासत करने के बजाय कराची को बनाना चाहिए। कराची एक वो मेगा सिटी है जो कराची को 90% सिंध को रेवेन्यू देती है। मुलाकात की है, वो कहते हैं हम सबको लेकर चलना चाहते हैं और मेरा तो मिशन है काम करना, ठीक करना। वो खुद समझते हैं कि मामला ठीक नहीं है, कि बहुत अच्छी बात है, गड़बड़ है, वो तो खुद ये कह रहे हैं कि मैं इसको ठीक करूंगा। देखिए अभी आज वज़ीर आला की और गवर्नर साहब की मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब को आपके प्रोग्राम के ज़रिए कहता हूँ कि जी आए, मुझसे मेरे हल्के के लिए मेरे से जो मदद आपको चाहिए होगी मैं आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। क्योंकि देखें अगर ये कराची तरक्की करेगा, कराची एक अच्छा शहर होगा, कराची लैंड ग्रेबरों से दूर होगा, यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट का मसाइल हैं, ये बहुत सारे मसाइल, इनसे दूर होगा तो ये सिंध के साथ साथ पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी 70% रेवेन्यू देता है ये कराची। तो मैं हमेशा से कराची की आवाज़ हूँ, कराची की आवाज़ रहूँगा। उसके लिए मुझे जिससे भी मिलना पड़े, जिससे भी बात करनी पड़े मैं करूँगा और अपने साथियों को भी कहूँगा, अपने MNAs को भी कहूँगा, MPs को भी कहूँगा कि देखिए सियासत करने के और बहुत से मैदान है। कराची के मामलात, कराची के मसाइल आपने भी बहुत उठाया, आप आवाज़ बने, तो वफाक को भी उस हवाले से मदद करनी चाहिए। सिर्फ पैकेजेस का ऐलान कर देना या फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर देना कि जी हमें भरोसा नहीं है सिंध हुकूमत पर तो हम इनको फंड्स नहीं देंगे, हम खुद खर्च करेंगे, और खुद भी खर्च नहीं होते फंड्स। नहीं, फंड तो देखिए इनको दिए, देखिए फंड उनको देते। असल में होता ये है कि जो तजर्बे की रोशनी में ही फैसले होते हैं ना, जो आपने देखा सुमैया के पामाजी के अंदर जो कुछ होता रहा है, अभी उन्होंने हमें फ़ंड दिए, हमें नहीं दिए वो फ़ंड, वो इदारे को दिए, इदारे के ज़रिए हम अपनी स्कीमें बताते हैं और वो काम करते हैं।
और वो कर रहे हैं। अगर इसी तरह सिंध गवर्नमेंट भी करती तो ये मसाइल बहुत जल्दी हल हो चुके होते। सही है। तो अब भी ये है कि अगर हम एक दूसरे के साथ ताउन करें तो कोई वजह नहीं है कि हम कराची के मसाइल को हल कर लेंगे। और सियासत के लिए हमारे पास और बहुत से मैदान हैं। हम अपनी सियासत जो है किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, पसंद नापसंद पे कर सकते हैं, नज़रिए पे कर सकते हैं, मैनिफेस्टो पे कर सकते हैं। तो लेकिन कराची की लोगों के मसाइल के ऊपर अगर सियासत करेंगे तो ये कराची के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। सही कह रहे हैं आप, इस पर बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए, ना ही इस पर पीपल्स पार्टी को, ना ही पीटीआई को, ना ही एमकेएम को, किसी को भी इस शहर पर सियासत ना करें आप खुदारा, यही अपील है। बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब जहांगीर साहब। और ना यही अपील है, कराची वो शहर है जो 70% रेवेन्यू जनरेट करके पूरे मुल्क को देता है। पूरे मुल्क से लोग आके यहाँ अपना रोज़गार तलाश करते हैं। हर ज़बान बोलने वाला इस शहर में आबाद है, तो यहाँ के मसाइल भी ज़ाहिर उसी तरीके से ज़्यादा हैं। इतनी ज़्यादा आबादी है इस शहर की और दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इस शहर के मसाइल हल करने के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ सिंध हुकूमत पर तनकीद कर देना या सिंध हुकूमत को कह देना कि इनकी विल नहीं है या ये करना नहीं चाहते, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। गो कि सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी अपने रवैये पर, अपने काम पर, अपनी कारकर्दगी पर नज़रसानी ज़रूर करे। और बड़ी अच्छी बात है मुर्तज़ा वहाब साहब की कि अब वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बन के ये समझते हैं कि सबको साथ लेकर चलना ही इस मसले का हल है। तो वो एमकेएम पाकिस्तान को भी साथ मिलाएं, पीटीआई को भी साथ मिलाएं, वफाक से भी रब्ता करें और यहाँ के मसाइल हल करने में कोई ना कोई ऐसा सद्दबाब ज़रूर ढूंढें कि वाकई जब यहाँ पर बारिश हो तो कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ गैर कानूनी तामीरात ना हो, यहाँ कचरे के ढेर ना लगे हुए हों। और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये सूरत हाल तब्दील होती हुई हमें नज़र आएगी। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।